नमस्कार जय साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका विषय है पर्यावरण अध्ययन। यानी कि इससे आपको पता है कि यूपी टेट सीटेट में दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सीरीज में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते रहे हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संघटक के स्तर में वृद्धि होती है। हम बात करते हैं वन उन्मूलन के बारे में, यानी कि जब वन काट दिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा यानी कि संगठन में वृद्धि होती है। कौन सी ऐसी गैस है इसमें से जो कि हमारे पर्यावरण में बढ़ जाती है। तो हम जान लेते हैं वन क्या करते हैं। जो वृक्ष होते हैं क्या करते हैं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को हम लोगों के लिए बाहर निकालते हैं। यानी कि अगर वन काट देंगे, वृक्षों की संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा, पर्यावरण में जो वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तो वृक्ष कट जाएंगे, जिससे क्या होगा कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वायुमंडल में बढ़ जाएगी। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। जिससे क्या होगा, पर्यावरण में क्या हो जाएगा भैया, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो हमारा तापमान होता है उसको बढ़ाने में क्या करता है भैया, एक सहायक होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है। यानी कि ऐसा इसमें कौन सा रोग है, जल के द्वारा होता है, जल से प्रसारित होता है, और एक इसमें से है वो जल से प्रसारित रोग नहीं होता है। तो हम बात कर लेते हैं, जो आपका हैजा है ये भी जल प्रसारित है, टाइफाइड भी है, हेपेटाइटिस भी है, लेकिन आपका जो ट्यूबरक्लोसिस है ये जल से प्रसारित रोग नहीं है। चलिए जान लेते हैं कैसे होता है। जल से प्रसारित बीमारियां जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों, जैसे कि आपको पता है जीवाणु आपका होता है, विषाणु होता है, अमीबा के कारण पेयजल के माध्यम से अथवा एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छरों से फैलते हैं, जो कि कैसे होते हैं, जल से प्रसारित होते हैं। जैसे कि आपका हैजा हमने बता दिया, टाइफाइड हेपेटाइटिस हो गया। इसके अलावा आपका अतिसार भी होता है, पीलिया पेचिस, ये भी आपके क्या जल से फैलते हैं, यानी कि जल द्वारा होते हैं। जैसे जल में मच्छर हो जाते हैं उस तरीके से आपके बहुत सारे रोग फैल जाते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। अब आपको बताना है कि प्रदूषण से कौन से रोग होते हैं। इसमें आपका युग्म दिया गया है। पहला दिया है कैट क्राई सिंड्रोम एवं मिनीमाता। मिनीमाता आपका फैलता है प्रदूषण से, लेकिन जो कैट क्राई सिंड्रोम है ये नहीं फैलता, यानी कि युग्म दोनों सही होना चाहिए, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि उच्च रक्तचाप एवं वैरासत से, ये हमारा युग्म गलत हो जाएगा। अगला दिया है, अगले को देख लेते हैं। अगला दिया है मैराथमस एवं क्वासियोरकोर, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला दिया है डी वाला मिनीमाता एवं फ्रियोरोसिस, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डी हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो मिनीमाता रोग है कैसे होता है, जल में जब क्या होता है कि पारे की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे क्या है मिनीमाता रोग हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि पारा युक्त जल है, उसमें अगर मछलियां डाल दी जाती हैं, उसी मछलियों का लोग अगर सेवन कर लेते हैं तो तब भी मिनीमाता रोग हो जाता है। और ये रोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था, क्या मिनीमाता। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोरोसिस के बारे में। ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जब जल में क्या होता है कि फ्लोराइड की जब अधिकता बढ़ जाती है ना, तब फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि दांत एवं हड्डियां क्या है, कमजोर हो जाती हैं। किसमें, फ्लोरोसिस में। चलतेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर का, देख लेते हैं। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। हम बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में, तो कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, ये हमारी मैग्नीशियम जो धातु है पाई जाती है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को क्या कहते हैं। इसको आपको सही आंसर करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम एंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। यानी कि हमारा जो है इसका डी आंसर जो है राइट हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता है। इसका आपको राइट आंसर करना है। यानी कि कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय
मृदा में कौन उत्पादित नहीं होता है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला। क्या नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ये उत्पादित नहीं होता है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलेंगे अपने 7 नंबर क्वेश्चन पर, देख लेते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन, क्योंकि क्या भैया 2018 जो पर्यावरण का आयोजन है भारत ने किया था, यानी कि भारत को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। भारत ने इसकी थीम क्या रखी थी? थीम भी बहुत बार पूछी जाती है, तो इसकी थीम क्या थी? इसमें क्वेश्चन में थीम ही पूछी गई है, तो इसकी थीम क्या हो जाएगी? थीम थी भैया प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना, यानी कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसकी थीम रखी गई थी। अब हम बात करते हैं 2019 में इसका आयोजन जो है किसने किया था? चाइना ने किया था। उसने भी एक थीम बनाई थी, उस थीम का नाम क्या है? ये भी थीम आपकी पूछी जा सकती है। उसने क्या बनाई थी? उसने बनाई थी बीट द एयर पॉल्यूशन। भारत ने बनाई थी प्लास्टिक पॉल्यूशन, उसने बनाई थी एयर पॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं 2020 में इसका आयोजन किसने किया था? 2020 में इसका आयोजन जो है कोलंबिया ने किया था। उसने थीम बनाई थी जैव विविधता। क्या बनाई थी? जैव विविधता। अब हम बात करते हैं 2021 में इसका आयोजन किसने किया था? तो हम बात करते हैं 2021 के बारे में। इसका आयोजन पाकिस्तान ने किया गया था, यानी पाकिस्तान में इसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसने रखा था इसका थीम का नाम इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। हम बात कर लेते हैं ओजोन के बारे में, इसमें कौन सा कथन सही है। पहला दिया है कि हमारे वायुमंडल में ओजोन का प्रतिशत जो है 7.8% है। ये बिल्कुल गलत बात है, यानी कि हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है क्षोभ मंडल में उपस्थित ओजोन उत्तम ओजोन होता है, ये भी गलत बात है ना। चलेंगे अपने अगले ऑप्शन पर। ऑप्शन हमारा दिया है अगला, ओजोन परावैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या दिया है, ओजोन समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि करता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही क्या करता है भैया? ओजोन को क्षरण करता है, जो कि हमारे फ्रिज एसी में निकलती है, जो कि हमारे ओजोन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगर हम बात करते हैं ओजोन क्या करता है, इसमें दिया है कि ओजोन जो है परावैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। किस तरीके से करता है हम जान लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ओजोन के बारे में, जिसका फार्मूला O3 होता है। क्या करता है? यूवी किरणें यानी कि परावैंगनी किरणें जो होती हैं, इनको क्या करता है भैया? रासायनिक क्रिया करके O2 निकालता है और O को भी बाहर निकाल देता है। ये इसकी क्रिया हो जाती है। अगर बात करते हैं ओजोन कहाँ पर पाई जाती है, ओजोन पृथ्वी से 50 किलोमीटर समताप मंडल में पाई जाती है, जिसका फार्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र O3 होता है। इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि ओजोन कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है ना। चलते हैं, जो आपकी परावैंगनी किरणें हैं, जो क्या करती है भैया? ओजोन रोकती है। परावैंगनी किरणों से क्या नुकसान होता है? इससे नुकसान होता है कि त्वचा का कैंसर भी हो जाता है। मोतियाबिंद जैसे रोग किससे होते हैं? ये हमारे परावैंगनी किरणों के कारण होते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा दिया है 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा संधारणीय विकास से संबंधित है। यानी कि अगर बात की जाए इस क्वेश्चन के बारे में, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यानी कि 1992 के जो 1992 है, इसका रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा जो 21 नाम का है, ये संधारणीय विकास से संबंधित है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इसी क्या है भैया? संबंधित है, रिलेटिव है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन से एक से अधिक पौष्टिक स्तर का सदस्य है? हम बात करते हैं इसमें ऐसा कौन सा है जो कि क्या दिया है? एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करते हैं राइट आंसर के बारे में, तो ये हमारा हो जाएगा सी। इसका जो है प्लवक जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्लवक जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं? पादप प्लवक होते हैं, और क्या होते हैं? जंतु प्लवक होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि एक से अधिक पौष्टिकता का स्तर पाया जाता है। अगर हम बात करें
जो प्लवक होते हैं धारा के विपरीत नहीं चल पाते हैं। अगर सांप की बात करें, अगर पानी बह रहा है तो विपरीत धारा के चल लेगा, टिड्डा भी चल सकता है और मनुष्य तो चल ही लेता है, लेकिन प्लवक जो होता है ये नहीं चल पाता है। अगर हम बात करें प्लवक के बारे में, इसकी अगर बात करें पादप प्लवक के बारे में, तो इसमें क्या आपके आ जाते हैं, इसमें आपका शैवाल भी आ जाता है। क्या आ जाता है, आपका शैवाल भी आ जाता है। पादप प्लवक की अगर बात करते हैं तो इसमें फ्लैगेलेट्स भी आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया भी आ जाता है। लेकिन अब बात करते हैं जंतु प्लवक के बारे में, इसमें आपका जलीय पिस्सू, क्रील, टिनोफोर्स और जेलीफिश भी आ जाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं प्लवक के बारे में, जिसका राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है। अब पूछा गया है कि ग्रीन गुड डीड इसमें से कौन नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ग्रीन गुड से आप समझ गए, यानी कि अच्छे कार्यों की बात की जा रही है। ये एक क्या है, ये एक आयोजन किया गया था, यानी कि एक अभियान चलाया गया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, जो कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिसका नाम रखा गया था ग्रीन गुड डीड। इसमें क्या क्या बनाया गया था कि भैया लाल सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें, यानी कि जिससे क्या होगा, आप इंजन बंद करने से आपका पेट्रोल भी बचेगा और इससे क्या जो आपका एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन वो कम होगा, जो कि आपका ग्रीन गुड डीड के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, यानी कि जैसे कि आपके पास गाड़ी है, आप अकेले जा रहे हैं लेकिन आपकी गाड़ी में ज़्यादा लोग नहीं बैठे हैं, फिर भी आप रोड पर अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग लेकर जाते हैं, जिससे क्या होता है, ट्रैफिक लगता है। अगर आप सार्वजनिक वाहन, यानी कि जैसे गवर्नमेंट चला रही है, प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं जो सार्वजनिक है, सारे लोग यात्रा कर सकते हैं किराए पर, आप उस पर जाएंगे, जिससे क्या है ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होगा। पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, ये भी एक अच्छा हो जाएगा। और इन्होंने एक दूसरा बनाया था, आहार में विभिन्न अनाज खाएं, जिससे क्या होगा, आपकी विटामिन की कमी नहीं होगी, प्रोटीन कमी नहीं होगी, फाइबर की कमी नहीं होगी। ये सब चीज़ें आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। स्कूल तथा विद्यालय में वृक्षारोपण करें, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें हमारा अगर बात करते हैं गलत आंसर के बारे में, तो बी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कचरे को जलाने से क्या होता है, प्रदूषण फैलेगा। ये हमारा ग्रीन गुड डीड्स के अंतर्गत नहीं आता है, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य और सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य को बारे में हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे छोटी की बात करते हैं, परावैंगनी हो जाएगी, उसके बाद दृश्यक हो जाएगी, उसके बाद हमारी अवरक्त हो जाएगी, यानी कि बी हमारा जो है क्या है, राइट आंसर है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है। मुर्दाखोर का मतलब है जो मरी हुई चीज़ों को खाता है, यानी कि वो चाहे भले ही मांसाहारी भी हो सकता है, शाकाहारी हो सकता है, लेकिन वो मृत भोजी होगा, यानी कि मरी हुई चीज़ों को खाने वाला होगा। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो हम बात करते हैं दीमक भी खाता है, गिद्ध भी खाता है, आपका केचुआ भी खाता है, लेकिन आपका मशरूम है, जिसे आप कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, ये जो आपका है ना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे मृतभोजी हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है। यानी कि सरकार ने नियम बनाया है कि भैया चाहे आपका औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य क्षेत्र हो, चाहे आपका रिहायशी या आवासीय क्षेत्र हो, शांतिपूर्ण क्षेत्र हो, आपको एक डेसिबल दिया गया है, यानी डीबी दिया गया है। इससे ज़्यादा आप ध्वनि नहीं कर सकते हैं, जो कि लोगों के लिए हानिकारक होती है। तो हम बात करते हैं रिहायशी इलाके के बारे में, जो कि हमारा कितना होता है, 55 डेसिबल होता है। अगर हम बात करें रात्रि के बारे में, तो रात्रि में आप 45 कर सकते हैं और आप दिन में जो है 55 कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। ये आपका क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि 75 डेसिबल होता है, और ये नाइट का स्तर आपका 70 हो जाएगा। नाइट में आप 70 करेंगे उद्योग क्षेत्र में, है ना। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, वाणिज्य क्षेत्र के बारे में। वाणिज्य क्षेत्र में आपका होता है कि आप 65 से 55, यानी कि 65 आपका दिन में और 55 आपका हो जाएगा नाइट में। अब हम बात करते हैं शांतिपूर्ण क्षेत्र में, जिसमें आपका 50 होता है। कितना होता है, 50 होता है, और न्यूनतम आपका 40 होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, जैव निम्नकरणीय ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदान का उपयोग करते हैं, जबकि
पुनः चक्रित करने योग्य अवशिष्ट बी रंग के कचरे में फेंके जाते हैं, ए एवं बी को पहचानिए। है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको हम बहुत ध्यान से समझ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए जो है ना, क्या कैसा कचरा है, ग्रीन वाला है। ब्लू जो हमारा है ये हमारा कौन सा है, बी कचरा है ना। चलिए इसको समझ लेते हैं, कैसे समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, उन्होंने किया है, बात की है जैविक कचरे के बारे में। जैविक कचरे को हम जब भी फेंकते हैं तो इसको हम किस में डालते हैं, हरे रंग के डस्टबिन में डालते हैं। और जो कचरा कैसा होता है, प्लास्टिक वाला, यानी कि जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, है ना, उसको हम नीले कचरे में डालते हैं। किसमें, नीले कचरेदान में डाला जाता है। इसलिए हमारा आंसर जो है डी सही हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा अस्पतालों में क्या होता है, जो चिकित्सीय अवशिष्ट होते हैं किसमें फेंके जाते हैं, वो लाल कूड़ेदान में फेंके जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए उसमें वो फेंके जाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं नीले में क्या क्या डाला जाता है। जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, बोतल हो गया, खराब इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं आपके नीले कचरे में फेंके जा सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं हरे कचरे के बारे में। इसमें आप फलों की, सब्जियों के छिलके डाल सकते हैं, जानवरों का मल डाल सकते हैं, मूत्र डाल सकते हैं। उसके अलावा सूखी पत्तियां वगैरह जो कुछ भी आपका कचरा होता है, जैविक होता है, वो आप हरे कचरेदान में डाल सकते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हरित गृह प्रवाह मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा होता है। इसके राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए देख लेते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वायुमंडल द्वारा आवृत विकिरणों द्वारा ये होता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। देख लेते हैं इसके आंसर के बारे में, जो हमारा इसका बी सही हो जाएगा, जो कि हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में बात करते हैं कौन कौन सी गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपकी मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है। इसमें आपका जल वाष्प भी शामिल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हरित गृह होता है यही हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है, जैसा कि आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौम जल स्तर को कम नहीं करता है। हम बात करते हैं भौम जल स्तर के बारे में, कौन कम नहीं करता है। अगर आपका भौम जल स्तर है, अगर आपके यहाँ बर्फबारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपका जो भौम जल स्तर है कम नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है, ये कौन सा है। चलिए हम बात कर लेते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा वैश्विक धरोहर है जो 2-3 राज्यों से लगता है। तो राइट आंसर की हम बात करते हैं, कौन सा सही आंसर इसका हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारत का माउंटेन रेलवे जो है ये हमारा 2-3 राज्यों को टच करता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत का जो माउंटेन रेलवे है पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित है। ये रेलवे भारत के कई राज्यों में फैला है। इसके अंतर्गत जैसे कि आपका क्या आ जाएगा, दार्जिलिंग हिमालय रेल आ जाएगा जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी रेल आ जाएगा जो कि आपका तमिलनाडु में है, कालका शिमला रेल जो आ जाएगा जो कि आपका हिमाचल में है ना। चलिए ये हमारा किस में है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बायोमास के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है। हम बात करते हैं बायोमास के बारे में, तो इसमें कौन सी गैस उत्पादित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस होती है। कौन सी होती है, बायोगैस होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। बायोगैस में क्या होता है, 65% जो आपका 65% है क्या होती है, मीथेन होती है। मीथेन को क्या बोलते हैं, CH4 हम इसको डिनोट करते हैं, यानी इसका रासायनिक सूत्र है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है, गलत कथन का चयन करना है, यानी कि इसमें आपको क्या बताना है, गलत कथन बताना है। पहला दिया है कि पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है ना। दूसरा दिया है कि कार्बन फुटप्रिंट जो है किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गृहों की गैस की माप है। और तीसरा दिया है ना, वनीकरण एवं वनरोपण एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त 2 शब्द हैं। अगर हम बात करते हैं सही आंसर के बारे में, यानी जैसा कि इसमें गलत कथन पूछा गया है, तो ये हमारा जो है क्या, गलत कथन हो जाएगा। इसमें दिया है कि पावर पेट्रोल का जो है ना ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, पावर पेट्रोल जो होता है सामान्य पेट्रोल से 2-3 रुपये महंगा मिलता है, लेकिन उसका ऑक्टेन नंबर जो है ना अधिक नहीं होता है ना। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा अगला है, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में किसे
निकाल दिया जाने वाला पौधा है, यानी कि वृक्षों से जो पौधा निकाल दिया गया है, जो वृक्ष नहीं रहा है, वो कौन सा पौधा है। यानी कि जो आपका सरकंडा है ये वृक्ष है, गन्ना भी वृक्ष में शामिल किया, पौधे में शामिल किया गया है ना। अगर बात करते हैं खजूर भी वृक्ष के पौधे में शामिल है, लेकिन जो आपका बांस है इसको वृक्ष से निकाल दिया गया है, जो कि अब इसे वृक्ष नहीं बोला जाएगा। ये कब निकाला गया, ये 2017 में निकाल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठक को चुनिए। इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका प्लवक जो है सही आंसर हो जाएगा, है ना, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे की बीज का है। तो हम बात कर लेते हैं, ये कौन सी बीज का जो है लेपित किया जाता है, ये हमारे नीम का है। किसका है, नीम का है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, घरों में जलाऊ लकड़ी के अपूर्ण दहन से एक जहरीली गैस एक्स उत्पादित होती है। सांस द्वारा खींचे जाने पर गैस एक्स रक्त में उपस्थित पदार्थ वाई से संयोजित हो जाती है और रक्त की गैस जेड को वहन करने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। एक्स वाई एवं जेड को पहचानिए। यानी कि एक्स वाई जेड के गैसों के बारे में बताया गया है, क्या क्या क्रिया होती हैं। तो आपको बताना है एक्स कौन सी गैस है, वाई कौन सी गैस है और जेड जो है आपकी कौन सी गैस है, ये आपको इसमें बताना है। चलो, घरों में जलाई लकड़ी के अपूर्ण दहन से जहरीली गैस कौन सी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोलेंगे एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को, है ना। सांस द्वारा खींचे जाने पर क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस। उपस्थित पदार्थ हीमोग्लोबिन यानी कि वाई से संयोजित हो जाती है, जो कि हमारी क्या है, रक्त में ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को कम कर देती है। इसलिए हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। हम बात करते हैं राज्य के बारे में, तो राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा, राज्य हमारा नई दिल्ली जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कब किया गया था, 2008 में किया गया था। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है, क्या कहलाती है। यानी कि ऐसी खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है जिसमें आपने देखा होगा कि पेड़ होता है, पेड़ के फल को कौन खाता है ना, उस फल को कौन खाता है, उसके बाद उस जानवर को कौन खाता है, एक श्रृंखला चलती है जिसे हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए दिवसों को सूची 2 में दी गई तिथियों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना है। चलिए हम बात कर लेते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इसको आपको मिलान करना है, आपको नीचे राइट आंसर बताना है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व जल दिवस जो है हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि हमारा 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अब दिया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो हमारा है 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी दिवस के बारे में, जो कि हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसलिए हमारा ए जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि ए हमारा सारे के सारे आंसर मिल रहे हैं, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत एक उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है इसमें से पारंपरिक ऊर्जा कौन सी है इसमें से, लेकिन हम कह रहे हैं इसमें से कोई भी पारंपरिक ऊर्जा नहीं दी गई है। यानी कि इसमें सारी की सारी कौन सी दी हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा के उदाहरण दिए गए हैं। इसलिए हमारा ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट में हमेशा ही आयोग द्वारा गलत दिए जाते हैं, जिसमें आप बाद में केस कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे, कहीं ये होता है कहीं वो होता है, आयोग कभी मान लेता है कभी नहीं मान लेता है। ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाता है, तो कभी कभी सभी को नंबर मिल जाते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी आपको पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं मिलेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कौन पारंपरिक हैं, कौन परंपरागत हैं, या कौन गैर परंपरागत हैं। तो ये सारे के सारे गैर परंपरागत हैं, यानी कि जो बाद में हमारे ऊर्जा के नए स्रोत स्टार्ट हुए हैं, ये नए अभी वाले हैं। जो परंपरागत यानी कि पुराने हैं, जैसे कि परंपरागत की अगर हम बात करते हैं तो एक आपका आ जाएगा कोयला, पेट्रोल, पवन ऊर्जा, पन बिजली, लकड़ी जो है ये आपके क्या है
परंपरागत हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन आपको करना है, यानी कि आपको इसमें बायोस्फीयर दिए गए हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जेममंडल बोलते हैं। इसमें से आपका कौन सा गलत है ये आपको बताना है। पहला दिया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। बिल्कुल बात सही है, यानी कि आपका गलत नहीं है, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में ही स्थित है। दूसरा दिया है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपका मिजोरम में दिया है, जो कि आपका गलत दिया है। ये मिजोरम में नहीं स्थित है, ये मेघालय में स्थित है। कहाँ है, मेघालय में स्थित है। शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका कहाँ स्थित है, ये आपका उड़ीसा में ही स्थित है, बिल्कुल सही है। और चौथा दिया हुआ का दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही दिया है, यानी कि आपका तीसरा गलत दिया है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।